साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर हो गई। दरअसल मदार रेलवे स्टेशन से पहले ये ट्रेन टकराई। पैसेंजर ट्रेन के इंजन और 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में पैसेंजर मौजूद थे। साबरमती से अजमेर होते हुए दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी और इस दौरान ये हादसा हुआ। दरअसल रेलवे पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्थिति काफी अलग थी। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और आपको बता दें कि ट्रेन को पटरी पर लाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां टीम पहुंची थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस और जो मालगाड़ी है वो आपस में टकराए और डिरेल हो गई। ट्रेन साबरमती से अजमेर होते हुए दिल्ली के लिए ये ट्रेन जा रही थी और ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इसमें कितने लोग घायल हुए, क्या कुछ स्थिति है, इस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन के इंजन के साथ साथ 4 बोगी उसकी ट्रैक से डिरेल हो गई। और ये उस दौरान की तस्वीरें जिस वक्त ये हादसा हुआ है और आप देखेंगे कि अफरा तफरी का माहौल भी था, जो इसमें पैसेंजर मौजूद होने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार लापरवाही हुई कहाँ। अगर 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही के संकेत है। और ये मानवीय चूक है या फिर तकनीकी खामी, इसके लिए जांच बैठेगी और जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे ये भी देखने का विषय है। गाड़ी जो है हमारी अजमेर आगरा फोर्ट, ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था, रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है। चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर यहाँ? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइट पे है तो ये जब तक कि साइट क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेल प्रशासन। हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी ये गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है तो वो भी क्या है कि हमारे OHE पोर्टल डैमेज है तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित है? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित है, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है, सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी? ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है 4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। क्या लगता है? और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के 18 उम्मीदवारों की घोषणा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 5 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सीईसी की बैठक में नामों पर लगेगी अंतिम मुहर और अब तक कांग्रेस ने एमपी में 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो आज कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो सकती है और आप ये देखिए कि सीईसी की बैठक के बाद नामों की घोषणा होने की संभावना और अब आज कांग्रेस की लिस्ट आने की संभावना बनी हुई है। तो एमपी के 18 उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। छत्तीसगढ़ के 5 नामों का ऐलान हो सकता है। सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद अंतिम मुहर लगेगी और उसके बाद नामों का ऐलान होगा।
और आज नाम घोषित किए जाएंगे तो संभावना है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारे। चूंकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 3 फेजेस में इलेक्शन होने हैं और कांग्रेस पार्टी पर एक वैज्ञानिक दबाव जरूर होगा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी हैं और अभी उनके उम्मीदवार अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक में क्या तय हुआ है ये आज स्पष्ट होगा और बैठक के संबंध में क्या कुछ डिटेल्स रहेंगी ये भी आगे हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 18 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने, क्योंकि इससे पहले अभी कांग्रेस पार्टी की 10 नाम मध्य प्रदेश में आए थे और छत्तीसगढ़ में 6 नाम आए थे। मध्य प्रदेश में 18 नाम और जारी किए जाएंगे तो कुल 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट जो खजुराहो की लोकसभा सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, जल्द कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, तो कितना महत्वपूर्ण है अभी, चूंकि कुछ सीटों पर नाम घोषित किए जाने, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा दबाव है चूंकि ग्राउंड स्तर पर जाना है और प्रचार प्रसार भी करनी है और चुनाव के तिथियों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस की जो 5 सीटों पर उम्मीदवारों के जो पेच फंसे हुए हैं, लगभग 11 नाम ऐसे आए हैं पैनल पे जिन पर अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्राथमिकी तौर पर सहमति नहीं बन पाई है आला नेताओं की, और उसके बाद ही ये जो अड़चने हैं आ रही है, टिकट में जो उम्मीदवारों के नाम है उसे घोषित नहीं किया जा पा रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी है और चुनौती इस बात की है कि बीजेपी पूरी तरह से मैदान पर उतर चुकी है। अपने तमाम जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी जा चुकी है बीजेपी की और उन्हें रिचार्ज किया जा चुका है। और ऐसे में कांग्रेस अभी भी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उनके उम्मीदवार कौन होगा, कौन किसको टक्कर देगा। तो इस बात की प्रतीक्षा लगातार कांग्रेस की ओर से हो रही है। और जिस तरह से जो 5 सीटों पर जो नामों का पेच फंसा है और जिस कल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये संकेत दिए थे कि संभवतः आज नामों का ऐलान हो जाएगा। और दीपक बैज के नाम को लेकर भी संशय कि क्या बस्तर से उन्हें इस बार फिर से मौका मिलेगा, क्या कांग्रेस पार्टी उन पर फिर से भरोसा जताएगी, इसका इंतजार करना होगा। हमें जब कांग्रेस की सूची आएगी तब ये बातें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। जी बिल्कुल, और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महादेव सटैप केस में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल समेत 21 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस ऑफिसर्स और कारोबारियों का भी नाम शामिल है। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई। ये प्रोटेक्शन मनी हवाला के जरिए दी जाती थी। और आपको बता दें कि ईडी करीब 1 साल से इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेताओं, नौकरशाहों के नाम शामिल हो सकते हैं। ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर्स भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में 6000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू, ईडी मिलजुल कर रहे हैं और इसमें कई अलग अलग तथ्यों के सामने आने के बाद कई अलग अलग एफआईआर हो रही हैं। और अभी ताज़ा जो मामला है वो दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दर्ज हुई एफआईआर का है। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एफआईआर होने पर भड़क गए। भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला आया। उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। दबाव के तहत मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट, ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक
प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो वही एफआईआर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका, जो मामले आते हैं सामने और उस पर जांच की रहती है। अगर आप दोषी नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति किसी उसमें दोषी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो लोग सम्मिलित हैं, उनके नामों के आधार पर जो जांच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की भय और डर का बात ही नहीं है। अगर निर्दोष होगा कोई इसमें तो वो बच जाएगा, अगर दोषी होंगे, उनकी संलिप्तता होगी कहीं ना कहीं से, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और लोकसभा चुनाव के रायपुर से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनका कहना है, और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। महादेव की जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस ने भी लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा, तो जरा पहले अपने बारे में बताएं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में आने से कई कार्यकर्ता नाराज। दरअसल अंतर सिंह दरबार के आने से उषा ठाकुर नाराज हुई। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे अंतर सिंह। इस दौरान मंच पर उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। कि अब तो आपकी आधी कांग्रेस तो आई गई है। आज रामकिशोर शुक्ला आए थे, फिर क्या रुक जाए यार थोड़ा। सच कसम से क्या झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कहा भैया तो रुक जाए यार जरा, अभी अंतर सिंह के आने से तो उषा दी से नाराज हो रही, तेरे आने से क्या हो गया। तो मैंने रामकिशोर को बोला कि अभी नहीं भैया, तो थोड़ा कांग्रेस में बने रहो यार, कुछ तो 2-4-5 लोग बने। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने की चर्चा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं परिणाम क्या होगा, इसलिए कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाह रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके सेनापति ही सेना छोड़ रहे हैं और 19 तारीख को भी कांग्रेस को प्रत्याशी मिले ना मिले क्या पता। उनकी सर्वोच्च नेता ही नहीं लड़ रही तो बाकी बड़े नेता काय को लड़े। उनको पता है कि हारना है, तो बलि का बकरा क्यों बने। 19 को भी उम्मीदवार मिल पाते कि नहीं मिल पाते इसमें संशय है, इसलिए तारीख बदलती रहेगी। तो वहीं भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे एक वरिष्ठ नेता गए हैं, तीसरी लाइन में बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया। हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में गए, उनका वीडियो चल रहा है, तीसरी रो में बैठे यूं करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये क्या है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आखिरी बार ये बात कहता हूं, मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। अगर मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूं कि हम में कमी नहीं होगी, हम 4 बार हारे हैं, यानी हम में भी सुधार की आवश्यकता है और वो करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, बिना डरे करेंगे। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे और 28 में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। ये बात अब किसी को कुछ गुंजाइश शंका की रह गई तो सवाल करो। और बढ़ते आगे दुर्ग से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है, तो लोकसभा स्तरीय सम्मेलन भी किया गया जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। दुर्ग से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। वहीं भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर को लेकर विजय बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा छत्तीसगढ़ में गर्त में डूबेगा, उसका यही हाल होगा। चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा और छत्तीसगढ़ को गर्त में डुबोएगा, उसको तो उसकी हाल तो ऐसे होनी थी। ये तो पहले से ही तय था। आज एफआईआर हुआ है
और आगे और देखिए क्या क्या होगा। कांग्रेस आरोप लगाती है बार बार कि जब चुनाव आता है तभी इस तरह का एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, चुनाव वो अपने कार्य कानून अपना कार्य करते रहती है। इनको ऐसा लगता है कि चुनाव आया तभी कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ था, उसके पहले भी होता रहा है, और ये पहली बार हुआ है क्या? इसके कांग्रेस के लोग कई तो जेल में, कई बेल में है, कई जेल जाने के रास्ते में है। ये तो लगातार चल रहा है। बात कोरबा की, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। 1200 से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन किया। कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता शैलेश सिंह ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हो गए। सरोज पांडे की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। सरोज पांडे जो कि कोरबा से इस बार लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी बनाई गई हैं ज्योत्सना महंत के खिलाफ। और अब बात जबलपुर के मर्डर की, जहां पिता और पुत्र के मर्डर की कहानी में एक नया एंगल सामने आया। पुलिस ने जांच में यह पाया कि मृतक राजकुमार की बेटी ने ही आरोपी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस यह मानकर चल रही है, क्योंकि पहले यह जताया जा रहा था कि आरोपी ने रेलवे कर्मचारी और उनके बेटे को मार डाला, फिर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। लेकिन अब कहानी कुछ और ही सामने निकल कर आई है। पुलिस को ऐसे कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें अपहरण की आशंका पर अंकुश लग गया है। क्योंकि लड़की साथ में दिखाई दे रही है उस आरोपी के, और खुद उसके साथ वो जाती हुई दिखाई दे रही है, और कई जगह से घूमने फिरने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसे देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आरोपी लड़की को जबरन उसके साथ ले गया या अपहरण जैसी कोई स्थिति है। और ये 3 तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, इससे भी काफ़ी कुछ जो स्थिति है वो स्पष्ट हो रही है। क्योंकि पिता पुत्र के मर्डर के मामले में मर्डर के तुरंत बाद जो आरोपी है वो घर के बाहर सीसीटीवी में स्पॉट हुआ, और उसके बाद एक और जगह दोनों साथ में दिखाई दिए हैं। दोनों अक्यूज़ हैं वो काफ़ी प्लानिंग करके गए हैं, और हमें अभी जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे इनपुट है, उसके आधार पे हमारी टीम उनके पीछे है। और क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा सा लोकेशन का जो इसमें इशू है, इसलिए हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है, और इसमें थोड़ा समय लगेगा, परंतु जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लड़की से कोई संपर्क या लड़की ने कभी कोई संपर्क करने की कोशिश की हो? देखिए, अभी तक कोई संपर्क का कोई प्रयास नहीं है, और अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठा हुआ है उसमें इन दोनों के द्वारा प्लानिंग करके घटना की गई है, और हमारी टीम्स लगातार इसमें लगी हैं और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर में पति पत्नी ने मासूम बेटे के साथ जहर खा लिया, पिता पुत्र की मौत हो गई। दरअसल पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई। जिले के बिजौली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। मृतकों में पिता मुकेश कुशवाहा, बेटा तरुण शामिल हैं। पत्नी सुमन कुशवाहा का इलाज चल रहा है, और ये एक बड़ा हादसा। कारण क्या है इस जहर खाने के, ये अभी अज्ञात है। बिजौली थाना अंतर्गत बिलेटी गांव में एक दुखद घटना हुई है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई थी परसों की रात्रि, जिसमें से जो बेटा था 7 साल का, उसकी मृत्यु कल हो गई थी। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवा लिया था। आज उसके पिता की मृत्यु हो गई है। अभी मैं अस्पताल आया हूँ, हम लोग अभी पूरी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसे करवा रहे हैं। अभी इसके लिए घटनास्थल पर हमारी थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS अनु बेनीवाल मैडम गई हुई हैं, और मैं भी मौके पर जाऊंगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हम लोग जांच कर रहे हैं इसको कि इसकी घटना क्यों हुई, कोई क्या कारण था, और जो भी कारण आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चाकूबाजी का एक मामला सामने आया, जहां नाबालिग पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में नाबालिग को भर्ती किया गया है, और लोगों ने थाने का इस दौरान घेराव किया। मोदहापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया। वहीं रायपुर में डकैती की कोशिश की गई। नया रायपुर में डकैती की कोशिश का मामला सामने आया, और अमाना में डकैती से एक दिन पहले की
ये कोशिश है। दरअसल डकैती की कोशिश का ये सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया, जिसमें दोनों ही जगह पर डकैती में एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। पत्थर गैंग पर डकैती करने का आरोप यहां लग रहा है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सक्रिय गैंग बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक घायल बदमाश सूरज तोमर की मौत हो गई। बेंगलुरु में 14 मार्च को ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश के दौरान इसको गोली लगी थी। लूट की वारदात में असफल रहने के बाद सूरज तोमर अपने 3 साथियों के साथ ट्रेन से ग्वालियर आया था। यहां पर कर्नाटक पुलिस ने ग्वालियर पुलिस की मदद से चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया था। और घायल को इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही कि उसे बचाया नहीं जा सका है। कर्नाटक पुलिस 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बेंगलुरु ले गई है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश, बाल बाल बचे घर के अंदर मौजूद लोग। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है कृष्णा विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। स्टेशन रोड थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम में जानकारी मिल रही है कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है, जिसमें बेखौफ बदमाश एक एसयूवी में सवार होकर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं घर के ऊपर। ये मुरैना से पूरा घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, उसका वीडियो आ गया है संज्ञान में और वो थाना प्रभारी को भी बता दिया है। उसमें व्यक्ति की पहचान हो गई है और उसमें शीघ्र वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। क्या वजह रही? देखिए, पुराना जो भी विवाद रहा हो, व्यक्ति को जैसे ही पकड़ा जाएगा उसके बाद बाकी। और बढ़ते आगे, रतलाम में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। 6 से ज्यादा युवकों पर मारपीट का आरोप भी लगा है और आप ये देखिए, जब युवक को पीटा गया, शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पिटाई की गई। 6 से ज्यादा युवकों ने मारपीट की है युवक के साथ। 4 नामजद और 5 अन्य पर केस दर्ज किया गया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से एक युवक के साथ 5 से 6 लोग सरेराह पिटाई करते हुए नजर आए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।